नमस्कार दोस्तों, आर्डो एडुटेक के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। रैपिड रिवीजन में ये नेक्स्ट क्लास है। अब तक जो हमने किया था वो फंडामेंटल राइट की शुरुआत की थी कि कौन कौन सा फंडामेंटल राइट होता है। जब पहला फंडामेंटल राइट किया था, राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी का जो राइट है, जो फंडामेंटल राइट है, वो कहता है कि सभी लोग बराबर हैं। और उसी के साथ जो 15 नंबर आर्टिकल है वो डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बात करता है। और जो डिस्क्रिमिनेशन है वो 5 टाइप से रोकता है। मतलब अगर 5 ग्राउंड के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होगा, किसी के साथ भेदभाव होगा, तो जो संविधान है उसको रोकता है। और वो है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन उसके साथ ही एक मंडल कमीशन भी आया जो 1978 में आया था। जब मोरारजी देसाई की जब गवर्नमेंट थी वो चल रही थी, उसके साथ ही एक मंडल आयोग का गठन किया गया। मंडल आयोग से पहले भी एक आयोग आया था, काका खेलकर, और जो 1954 में आया था। लेकिन उसकी जो रिपोर्ट थी उसको नहीं माना गया और मंडल कमीशन आया। जब मंडल कमीशन आया तो उसने कहा कि 54% जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो बैकवर्ड क्लास में होनी चाहिए और उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन लाई गई। और जो रिजर्वेशन थी वो कितनी थी? वो 27% थी। जो 27% रिजर्वेशन थी वो कहां मिलेगी? वो सभी जो पब्लिक अपॉर्चुनिटी है, जो सरकारी नौकरियां हैं और किसी भी सरकारी इंस्टीट्यूट में, जैसे IIT है, एम्स है, जहां पर जो लोग हैं वो पढ़ सकते हैं, उनके लिए स्पेशल टाइप का रिजर्वेशन दिया गया, जिसमें 27% तक की रिजर्वेशन दी गई। और रिजर्वेशन देने के बाद एक नया कमीशन बनाया गया, नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लास। जब ये कमीशन आया था तो ये स्टेट्यूटरी था, मतलब एक लॉ के तहत बनाया गया था। लेकिन 102 अमेंडमेंट, 102 अमेंडमेंट के तहत इस कमीशन को, इस आयोग को एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बना दिया गया। और जिसका आर्टिकल 338 और बी इस आर्टिकल के तहत नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लास में ऐड कर दिया गया। और यह बात आपको बतानी इसलिए जरूरी थी क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए कि जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल फिलहाल में बना है और अब तक 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं। सबसे पहले जो 100 नंबर अमेंडमेंट है वो बांग्लादेश के साथ हमारा जो लैंड चेंजिंग का, लैंड ट्रांसफर का जो मुद्दा है उसको बात करता है। और 101 वो बात करता है GST की। और 102 जो बात करता है वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। और 103 बात करता है EWS की, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। और जो 104 है, 104 भी बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि SC और एंग्लो इंडियंस के लिए जो रिजर्वेशन थी उसको रोक दिया गया है। अब जो एंग्लो इंडियंस की जो रिजर्वेशन थी अब वो बंद हो चुकी है। और लेकिन जो SC के लिए रिजर्वेशन थी, SC ST के लिए रिजर्वेशन थी, उसको बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया है। सबसे पहले जो SC और ST के लिए रिजर्वेशन थी वो 1960 के लिए थी। मतलब शुरुआत में वो 10 सालों के लिए लागू की थी और वो बढ़ते बढ़ते अब 2030 तक जा चुकी है। उसके बाद 105 जो अमेंडमेंट आया वो बात करता है उन सब की, कहा जो बैकवर्ड क्लास में भी सब रिजर्वेशन है। मतलब स्टेट के पास कुछ अथॉरिटी दे दी गई कि कुछ बैकवर्ड क्लास है, उनके पास भी अथॉरिटी है कि वो उनको ट्रांसफर करके या उसको BCA या BCB में बदल सके। वही जो अमेंडमेंट 106 है, 106 अमेंडमेंट है जो वो बात करता है 33% रिजर्वेशन कहा पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में, और जो दिल्ली की विधानसभा है और पुडुचेरी की जो विधानसभा है उन सब के ऊपर बात करता है। ये मैंने आपको बताया जो इक्वालिटी का जो हमारा मुद्दा रहता था, जो फंडामेंटल राइट रहता था, उसके ऊपर बात हमने की है। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट जो फंडामेंटल राइट है, वो राइट है राइट टू फ्रीडम। और राइट टू फ्रीडम में सबसे पहला जो राइट है वो 6 राइट्स के ऊपर बात करता है। अब आप बोल रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, जो बोलने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 19 बात करता है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जो प्रेस हमारी बात करती है, जो न्यूज़पेपर में बातें लिखी आती हैं, वहां पर जो यूज होता है वो आर्टिकल 19 का यूज होता है। और जो आर्टिकल 19 है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले अगर इमरजेंसी लगती है, जो नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो सबसे पहले इसको उड़ाया जाता है। क्योंकि इस राइट के तहत बहुत सारी ऐसे अधिकार जो भारतीय नागरिक को दिए जाते हैं जो किसी और दूसरे नागरिक को नहीं दिए जाते। वहां भी मैंने आपको बताया था, जो लास्ट क्लास में आपको बता रहा था, तो वहां 15, 16, 19, 29 और 30 ये ऐसे 5 फंडामेंटल राइट है जो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए है। और ये बताने इसलिए जरूरी है क्योंकि जो दूसरा चैप्टर पढ़ा था, दूसरा पार्ट पढ़ा था, वो सिटीजनशिप के लिए था। वो सिटीजनशिप इसलिए पढ़ाना जरूरी था क्योंकि पता होना चाहिए जो भारत का नागरिक है उसको कौन कौन से अधिकार मिलेंगे। और इसी के साथ जब बात करते हैं स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, अब आप बोलोगे हम कुछ भी बोल दें वो कहीं भी कोर्ट में लागू नहीं होगा, उसने गलत बोला है। लेकिन अक्सर आप जब कोर्ट में ये बातें देखते हो कि कुछ लोग ऐसी बात बोल देते हैं कि वो कोर्ट में चली जाती है। अगर ऐसी कोई बात होती है,
अगर वो स्टेट की सिक्योरिटी, मतलब हमारे इंडिया की सिक्योरिटी के खिलाफ है या फिर हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है, अगर वो बातें दंगा फसाद करवाती है हमारे देश में, तो वहां पर ये बोलना अधिकार नहीं है। दूसरा जो राइट है वो है असेंबली का। असेंबली का मतलब क्या होता है? दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कुछ जाकर धरना प्रदर्शन करते हैं, एक साथ इकट्ठा होकर कुछ सोसाइटी बना लेते हैं, तो वो भी एक टाइप की असेंबली है। तो वहां भी एक फंडामेंटल राइट है हमारा, क्योंकि एक साथ इकट्ठा होकर हम कुछ भी करें वो एक अधिकार है। लेकिन अगर ये ग्रुप हमने बनाया है, अगर ये स्टेट के खिलाफ है, स्टेट के अगेंस्ट काम करता है, तो यहां इसको बनाने का कोई अधिकार नहीं। यानी वहां पर कुछ छोटे छोटे रिस्ट्रिक्शन है जो हमें मानने पड़ेंगे ताकि हमारी जो इंटीग्रिटी है स्टेट की वो बनी रहे। अब आपने जब प्रेम्बल आपसे पढ़ा होगा तो प्रेम्बल में हमने आपको बताया था सोवर्निटी, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये वर्ड मैंने, ये 4-5 जो वर्ड है मैंने आपको बताए थे। ये इसलिए बताए थे ताकि इनके बेस पर जो हमारा संविधान है वो बना हुआ है और जो एक पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। अगर इन सब का हनन होगा, अगर इन सब के अगेंस्ट हम जाएंगे, तो वहां पर आपके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लिया जा सकता है। अब आपने यहां एक वर्ड देखा होगा, पीसफुल विदाउट आर्म्स, मतलब आप एक जगह इकट्ठा हो सकते हो लेकिन आपके पास कोई अधिकार, जो हथियार है वो नहीं होनी चाहिए। अब आप बोलोगे कि जो सिख है, जो सिख धर्म के जो लोग हैं वो अपने पास कुछ हथियार रखते हैं, वो संविधान में मान्य है। और वो जो हथियार रखते हैं, जो भी वो चाबुक रखते हैं, वो इसलिए भी मान्य है क्योंकि वो धर्म के अगेंस्ट नहीं है। वो धर्म कहता है कि आप अपने साथ रखिए, इसलिए वो बातें मानी गई। अब अगला जो है, अगला जो राइट है वो एसोसिएशन और यूनियन। अब एसोसिएशन और यूनियन का मतलब क्या है? जब एसोसिएशन और यूनियन का हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो बात आती है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी। आप लोगों ने बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी देखी होगी और कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए एक अलग से अमेंडमेंट ला रखा है, 97 अमेंडमेंट 2011। कोऑपरेटिव सोसाइटी कहती है कि आप लोग मिलिए और एक साथ मिलकर काम कीजिए। बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, वो इसलिए बना रखे हैं ताकि हमारे संविधान में पॉलिटिकली तरीके से, इकोनॉमिक तरीके से और सोशली तरीके से वो संविधान के अंदर, देश के अंदर कंट्रीब्यूशन कर सके। वो सब एक साथ मिलकर हमारे भाईचारे को बढ़ावा देते हैं, इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई है। जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है वो भी इसलिए बनाया था ताकि सब मिलकर एक साथ काम कर सके। उसके बाद जो अगला जो राइट है, अगले राइट की जब हम बात करते हैं तो मूवमेंट के ऊपर है। अब मूवमेंट क्या होती है? आप लोग दिल्ली से मुंबई गए, मुंबई से आप कोलकाता गए और कोलकाता से आप दोबारा चेन्नई आ गए, आप ऐसे ऐसे घूम रहे हो, तो ये जो राइट है ये मूवमेंट का राइट है। और अगर आपको घूमना ही है, अगर अपने देश के अंदर आप घूमते हो तो आर्टिकल 19 का यूज होगा। लेकिन अगर आप देश से बाहर जाना चाहते हो, मान लीजिए अब दुबई इंटरनेशनल जो स्टेडियम है वहां पर भारत और न्यूजीलैंड का फाइनल मैच होना है, तो वहां आप ये नहीं कह सकते कि जो हमारा 19 नंबर आर्टिकल है उसका यूज होगा, उस अधिकार का यूज करेंगे। नहीं, उसके लिए आपको जो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ, उसका यूज करना पड़ेगा। उसके बाद मतलब ये है, अगर आपको देश के अंदर घूमना है तो आर्टिकल 19 का यूज होगा, अगर देश से बाहर जाना है तो आर्टिकल 21 का यूज होगा। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज हैं जैसे इनर लाइन परमिट, जो मोस्टली आपको लागू मिलता है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है वहां पर जाने का अधिकार नहीं है। जो ट्राइबल स्टेट्स हैं, जो ट्राइबल का एरिया है, शेड्यूल्ड ट्राइब का एरिया है, जो छत्तीसगढ़, झारखंड, ये वाला एरिया है, वहां जाने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां की जो उनका जो कल्चर है, अगर आपके जाने से वो चेंज होता है और उसको इफेक्ट आता है, तो इसलिए आपको मना किया जाता है। अगर आपकी जान को खतरा है वहां जाने से, कुछ नक्सलाइट एरियाज हैं, अगर वहां जाने से आपकी जान को खतरा है तो वहां आपको जाने नहीं दिया जाएगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे वहां जाना ही जाना है और वहां जाने के लिए मैं अपना फंडामेंटल राइट का यूज करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर नेशनल सिक्योरिटी को कोई इफेक्ट होता है तो वो राइट आपका राइट नहीं रहता। और ऐसा ही जो राइट है जो इमरजेंसी के समय आता है, नेशनल इमरजेंसी क्या कहती है, सारी चीजों को, जितनी भी जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गई। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। इसलिए जब भी आर्टिकल 352 लगता है तो उस समय आर्टिकल 19 है जो वो उठ जाता है, उसकी कोई पावर नहीं रहती। यानी इनडायरेक्टली बेसिस पर आर्टिकल 19 और 32 ये दोनों राइट
उसके साथ उड़ जाते हैं जब जब भी आर्टिकल 352 लगता है, क्योंकि आर्टिकल 352 लगने के साथ साथ आर्टिकल 358 लगता है, और जो आर्टिकल 358 कहता है कि आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली डिसएक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि यही जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमने जर्मनी से लिया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब इतनी सारी चीजें बताई, जब हम पांचवा जो राइट पढ़ेंगे रेजिडेंस का, कहीं भी रहने का अधिकार है। आपके पास बहुत पैसा है, आप घर लीजिए, दिल्ली के अंदर फ्लैट लीजिए, आपको कोई मना नहीं करेगा। जब आप दिल्ली के अंदर लोगे तो किसी भी एरिया में रह सकते हो, वहीं आप मुंबई में लीजिए, वहीं आप चेन्नई में लिए, आपके ऊपर कोई मनाही नहीं है, आप कहीं भी जाकर कहीं भी रह सकते हो। लेकिन अगर आप बोलोगे कि हमें जम्मू कश्मीर के अंदर रहना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ अलग प्रोविजंस हैं, जैसे जो सिक्किम का जो एरिया है, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट है, वहां पर कुछ अलग प्रोविजन है, अगर आप उन प्रोविजंस को फुलफिल करते हो तो वहां पर भी रहने का अधिकार आपको है। जैसे लेकिन कुछ नक्सलाइट एरियाज है, शेड्यूल्ड ट्राइब का एरिया है, इनर लाइन परमिट का जो एरिया है, मैंने जो लास्ट जो मूवमेंट का जो फंडामेंटल राइट आपको पढ़ाया था तो वहां भी ये चीजें बताई थी। अगर देश की सिक्योरिटी और आपकी जान को खतरा है तो वो काम आपको नहीं किया जाएगा, वो काम आपको नहीं करने दिया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट जो फंडामेंटल राइट है इसी के अंदर वो है ऑक्यूपेशन का, काम करने का। अब हम लोग पढ़ा रहे हैं, हम टीचर्स हैं, ट्यूटर हैं, कोई नाई की दुकान कर रहा है, कोई कुछ और काम कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई ट्रेड कर रहा है, तो उनका एक अपना अधिकार है, उनका एक अपना फंडामेंटल राइट है, और वो लोग वो करेंगे, आप उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। अगर फिर से मैं आपको कह रहा हूं, अगर नेशनल सिक्योरिटी को कोई खतरा है आपके काम करने से तो वहां आपको रोका जाएगा। वो इसलिए ही रोका जाएगा ताकि जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको इफेक्ट ना हो। अब आप कुछ काम करते हो और जो अपनी बातें हैं वो जो नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है, मतलब आप वही बातें पाकिस्तान में ट्रांसफर कर रहे हो, बांग्लादेश में ट्रांसफर कर रहे हो, यानी अपनी सिक्योरिटी को लीक कर रहे हो, तो वहां आप वो काम आपको नहीं करने दिया जाएगा। ये होती है जो नेशनल सिक्योरिटी, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना। अब उसके ऊपर जो नेक्स्ट जो फंडामेंटल राइट है, जो राइट टू फ्रीडम के अंदर ही आता है, वो है प्रोटेक्शन ऑफ कन्विक्शन केसेस। अब आपके ऊपर कोई चार्ज लगा है और वो जो चार्ज लगा है उसमें भी आपके पास तीन तरीके का अधिकार है। तो पहला जो अधिकार है नो एक्स पोस्ट फैक्टो। अब ये क्या चीज है, यानी आज 6 मार्च है मान लीजिए, और 6 मार्च के दिन आपने कोई क्राइम किया है, और वो क्राइम है जो वो क्रिमिनल टाइप का है, यानी आपने किसी के चाकू मार दिया, लेकिन जो वो चाकू मारा है उस दिन जो भी आपको सजा होनी थी उस दिन के हिसाब से आपको सजा मिलेगी। मतलब अगर 10 मार्च को वो कानून बदल गया, जिसने चाकू मारा था उसको अब 10 साल की सजा होगी, लेकिन 6 मार्च को चाकू मारने वाली की सजा थी जो वो 1 साल थी, और 10 मार्च को जो सजा थी वो 10 साल की हो गई। अब आपने जो क्राइम किया वो 6 तारीख को किया है, तो आपको जो सजा मिलेगी वो 1 साल की मिलेगी, ना कि 10 साल की। ये कहता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो। मतलब अगर हम जो बाद से, मतलब अगर आप कुछ महीने बाद अगर कोई कानून लेकर आते हो और उसको रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब पीछे से लागू करना चाहते हो तो ऐसी चीजें पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर वही केस सिविल टाइप का है, 2 टाइप के केस होते हैं, क्रिमिनल केस और सिविल केस, अगर सिविल टाइप का है तो पीछे से वो कानून लागू हो सकता है। मतलब ये अगर 6 मार्च को वो लॉ कुछ और कहता है और 10 मार्च को कुछ और कहता है, तो एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पर वो केस जो 6 मार्च को जो लॉ बना है अब वो 6 मार्च के हिसाब से चलेगा। अगर समझने में कोई दिक्कत है तो मैं आपको दोबारा इस बात को रिपीट करता हूं। मान लीजिए अगर कोई सिविल टाइप का केस है और ये 6 मार्च को कोई एक पर्टिकुलर सजा का बात कहता है कि आपको यहां 1 साल की सजा मिलेगी, 1 ईयर। वहीं जब रेट्रोस्पेक्टिवली बेसिस पर 10 मार्च को कोई नया कानून बना दिया गया और ये जो कानून बना है अब ये कहता है कि ये 1 तारीख से लागू होगा, लेकिन आपने जो सिविल केस का जो मैटर था वो 6 मार्च का था और 6 मार्च की जो सजा वो कहती है 1 साल की होगी। लेकिन अगर सिविल केस है और 10 मार्च को यह कहा जाता है कि यही जो कानून हमने बनाया है 10 मार्च को वो 1 मार्च से लागू होगा, और वो 1 मार्च से जैसे ही लागू होगा तो जो क्राइम था वो 6 तारीख को हुआ था, तो जो सजा है
अब वो जो 10 तारीख को नया कानून बना है उसके हिसाब से होगी। ये होता है रेट्रोस्पेक्टिवली। जो रेट्रोस्पेक्टिवली का जो केस है वो सिर्फ और सिर्फ सिविल मैटर में है, ना कि क्रिमिनल मैटर में। क्रिमिनल मैटर मतलब जो उस दिन जो सजा मिलनी थी वही सजा मिलेगी, उसके अलावा आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। अगर बाद में वही कानून चेंज होता है तो आपके ऊपर वो कानून नहीं लगेगा। जो कानून लगेगा, जो उस दिन जो कानून था वही वैलिड होगा। ये होता है आर्टिकल नंबर 20। और उसी के साथ आता है नो ड्यूअल जेपर्डी। एक सजा के लिए, एक क्राइम के लिए आपको 2 बार सजा नहीं मिलेगी। आपने एक बार सजा काटी और दोबारा से उसी केस में एक बार और सजा काटोगे, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ। यह संविधान के खिलाफ है। लेकिन दूसरी बात, अगर आपने सजा काटी लीगल मैटर के तरीके से, लेकिन दूसरी सजा आपको मिल सकती है अगर आप किसी एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हो, वहां दोबारा से आपको वो सजा है काटनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो सजा दी गई है वो आपके डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो राइट है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, यह आपका अधिकार है। आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ मैंने एक काम किया है और मैं जबरदस्ती इस काम को कर रहा हूं। आप अपने आप को बचाने के लिए अपने खिलाफ गवाही देते हो, मैंने ये काम नहीं किया। लेकिन अगर आपसे आपका ब्लड सैंपल मांगा गया, अगर आपका जो हेयर है उसको डीएनए टेस्ट के लिए मांगा गया, तो वो सारी चीजें आपको देनी पड़ेंगी। उससे अलावा आपके पास कोई अधिकार नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो राइट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो राइट है, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ की बात करते हैं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आप लोगों ने पीछे भी सुना होगा केएस पुट्टास्वामी केस, जो राइट टू प्राइवेसी पर बात करता है। मेनका गांधी केस राइट टू लाइफ पर बात करता है। ये ऐसे केस हैं जो आपका जो राइट है उसको और बड़ा करता है, जो आपका जो अधिकार क्षेत्र है उसको बड़ा करता है। जो है केस पुट्टास्वामी केस, मेनका गांधी केस, LIC केस ऑफ इंडिया, केशवानंद भारती केस, ए गोपलम केस, ये केस ऐसे हैं कि जो आपका जो अधिकार क्षेत्र है उसको बड़ा करता है। जैसे जैसे जजमेंट आएगी, इसका जो राइट टू लाइफ और लिबर्टी का अधिकार है वो बड़ा होता जाएगा। और ये ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आपका जो फंडामेंटल राइट है वो बना रहे। मैं आपको इतनी सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको वो डिटेल चीजें आपको समझ में आए। अगर आपको इन चीजों का पता होगा तो आप आसानी से इस टॉपिक को बहुत आसानी से समझ पाओगे। वही इससे जो नेक्स्ट है, अब आप देखिए कि जो क्लीन इन्वायरमेंट का, ये भी आपका अधिकार है। नॉइज फ्री जो एरिया है वहां पर रहने का भी आपका अधिकार है। अब आपने देखा होगा कि 55 dB एरिया, 45 dB एरिया, जो रेजिडेंशियल एरिया है वहां आपको जो नॉइज पोल्यूशन है वो आप नहीं कर सकते। जब आप देखोगे कि जो विवाह शादी होते हैं, फंक्शंस होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहां पर 10 बजे के बाद 10 PM के बाद आपको कोई भी डीजे बजाना अलाउड नहीं है। ये इसलिए है ताकि वहां आपका जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू नॉइज फ्री एरिया, उसका हनन नहीं होना चाहिए। उसके खिलाफ जो आवाज है वो उठ नहीं सकती। मतलब ये कि वहां आप जो नॉइज पोल्यूशन है वो नहीं कर सकते, ऐसा इसलिए ही किया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन। ये अलग से लाया गया था, अलग से लाया गया, इसलिए लाया गया 86 अमेंडमेंट 2002 में। क्यों लाया गया उसका भी आप सुन लीजिए, क्योंकि सभी लोगों को पढ़ने का अधिकार है। ये जो आर्टिकल राइट टू लाइफ वाला आर्टिकल है, आर्टिकल 21, ये कहता है। लेकिन कितना पढ़ने का अधिकार है ये कहीं नहीं लिखा हुआ, और इसके लिए एक अलग से फंडामेंटल राइट बनाया गया, आर्टिकल 21A। और इसमें भी हमने क्या कहा, जब 86 अमेंडमेंट हुआ तो वहां 3 अमेंडमेंट हुए थे, और वो 3 अमेंडमेंट ये हुए थे कि जो 21A आर्टिकल है उसको ऐड किया गया, और वहां ये कहा गया कि 6 साल से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको पढ़ने का अधिकार है। और वहीं जो 55 नंबर आर्टिकल है वो कहता है 0 से 6, मतलब शुरू से 6 साल तक के बच्चे हैं उनको पढ़ाने का भी अधिकार है। मतलब जो उनके पेरेंट्स हैं वो एक अधिकार है कि वहां आप लोग पढ़ाइए उनको। उसके बाद आता है फंडामेंटल ड्यूटी, जिसको FD आप बोलते हो, जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, आर्टिकल 51A के तहत जो आती है। वहां जो है आर्टिकल 51A के, ये क्या कहता है, ये कहता है कि वहां आपकी ड्यूटी बनती है 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को जो पेरेंट्स है वो पढ़ाएं, वो स्कूल में भेजे। और जो स्कूल में भेजने के बाद जो आर्टिकल का यूज होता है वो 21A का यूज होता है।
वहां जो सरकार है वो आपको शिक्षा प्रोवाइड करवाएगी, लेकिन स्कूल भेजने का जो अधिकार है, जो ड्यूटी है, जो कर्तव्य है, वो फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर आता है। ये राइट टू एजुकेशन के बारे में बताया। उसके बाद एक लास्ट इसी फंडामेंटल राइट के अंदर रहता है एक आर्टिकल, जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। कुछ लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है और कुछ लोगों को पुलिस पकड़ ले जाती है, तो वहां क्या डिफरेंस है? अगर आपके साथ पुनिटिव डिटेंशन होता है और एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये दो वर्ड ऐसे हैं जो अक्सर आमतौर पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो पुनिटिव डिटेंशन है वो कहता है अगर आपको पुलिस ने पकड़ा तो आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, और उसमें भी इंक्लूडिंग जो ट्रेवलिंग टाइम है वो भी आ गया। अगर पुलिस वो उसको यूपी से पकड़कर हरियाणा में लेकर जाती है और वहां जाने का 8 घंटे लगता है, तो जो बाकी के 16 घंटे बच गए उसके सामने जो मजिस्ट्रेट है उसको सामने पेश करना होगा। ये कहता है पुनिटिव डिटेंशन, ये कहता है पुनिटिव डिटेंशन। वहीं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो क्या कहता है? जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो बात करता है अगर आपके ऊपर कोई संदिग्ध है कि आप कोई क्राइम कर सकते हो भविष्य में, तो वहां आपको रोका जाएगा, और रोका इस तरीके से जाएगा, आपको 3 महीने तक एक ऐसे एरिया में बंद करके रखा जाएगा ताकि आपसे कोई मिल ना सके, और जो आपका मोटिव था वो भी खत्म हो जाए। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो आपको जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिला था। अब 3 महीने के लिए इसको कौन चेंज करेगा? सबसे पहले बात, इसको चेंज किया गया था 2 महीने में, और कब किया? 44th अमेंडमेंट में। लेकिन आज तक ये 3 महीने वाला जो केस है यही लागू है, जो 2 महीने के चेंज किया था वो नहीं हुआ। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन मैंने आपको बताया जो मोस्टली जो होता है वो बॉर्डर एरियाज में दिखता है, और बॉर्डर एरियाज में इसलिए दिखता है ताकि वहां ज्यादा खतरा रहता है लोगों के ऊपर कि लोग जो एक्सटर्नल जो साइट्स हैं, जो एक्सटर्नल ग्रुप्स हैं उनके साथ मिले हुए हैं, और कहीं ना कहीं हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है, हमारी सिक्योरिटी है देश की, वो कहीं ना कहीं खराब हो सकती है। जो दूसरा फंडामेंटल राइट था वो मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया, वो इसलिए बताया है ताकि आपको जो रैपिड रिवीजन कोर्स है उसके अंदर बहुत सारी चीजें समझ में आए, और आपके जो एग्जाम बेसिस जो नॉलेज है वो आप आसानी से कवर कर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना, 10 तारीख से 10 मार्च से रोज 12 बजे आर्डोर एडुडेंट आपके लिए लाइव क्लास लेकर आ रहा है, और जो लाइव क्लास है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो क्लास होगी। अब असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आपको जो क्लास मिलेगी वो ज्योग्राफी और बॉटनी यहां आपको मिलेगी। अब कमेंट कीजिए आपको जो क्लास चाहिए वो ज्योग्राफी के लिए चाहिए या बॉटनी के लिए चाहिए। लाइव क्लास होंगी, दोनों लाइव क्लास होंगी, ज्योग्राफी भी आपको पढ़ाई जाएगी और बॉटनी भी आपको पढ़ाई जाएगी। जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्तियां निकली हुई है एचपीएससी में, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में, उसके तहत आपको पूरा सिलेबस है कवर करवाया जाएगा। जो एग्जाम है वो 8 जून का है, और 8 जून में अब तक जो समय रहता है वो लगभग 90 डेज रहते हैं। हमारा जो मेन मोटिव है आपको लगभग 60 से 65 क्लास करवाने का है। इसके अंदर जो जितना भी ज्योग्राफी से रिलेटेड जो पैटर्न है वो मैं आपको कवर करवाऊंगा। बॉटनी का जो सिलेबस है वो आपको जो अनुराग सर हमारे आर्डोर एडुडेंट के जो को फाउंडर है वो आपको करवाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आर्डोर। धन्यवाद।